एक आदमी है जो गांव में रहता है, साइकिल चलाता है और इंडिया के सबसे बड़े टेक फाउंडर से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ना फंडिंग, ना एड्स और ना ही कोई हाइप। और जो सिस्टम उन्होंने बनाया वो आज के ले ऑफ और एआई के टाइम में तुम्हारा जॉब और बिजनेस दोनों बचा सकता है। तो कौन है ये कैसे किया और सबसे इंपॉर्टेंट ये तुम्हारे काम कैसे आएगा, अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और एक ऐसा गेम चल रहा है जहां एक तरफ टीसीएस और इन्फोसिस ले ऑफ की लाइन लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जोहो ले ऑफ प्रूफ सिस्टम बना के रखा है। लेकिन पहले एक सेकंड रुकिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे गई तो काफी लोग इससे सीख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं आपका डिजिटल ऑड। तो भाई लोग, इस आदमी का नाम है श्रीधर वेम्बू और कंपनी का नाम है जोहो। जोहो शायद कभी आपने नहीं सुना होगा और यही इसका सुपर पावर है। अब नंबर्स देखिए तो समझ में आएगा ये कंपनी कितनी बड़ी है। 180 कंट्रीज में ये काम करते हैं, 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 11,000 एम्प्लॉइज हैं और फॉर्च्यून 500 की 300 कंपनी इनकी क्लाइंट है। एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन से ज्यादा, प्रॉफिट मार्जिन 30% और सबसे क्रेजी बात, जीरो इन्वेस्टर, जीरो फंडिंग राउंड और जीरो मार्केटिंग बजट। मतलब जहां शार्क टैंक के शार्क्स प्रॉफिट काउंट करके बैठते हैं, वहां श्रीधर वेम्बू का प्रॉफिट इतना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल शार्क्स अमन गुप्ता को 28 बार जोड़ दीजिए तब जाके बनता है 2700 करोड़। तो सवाल है ये कैसे हुआ। हमारी पिछली टीसीएस वाली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे एक ईमेल लोगों को ले ऑफ करा देता है। वो वीडियो ले ऑफ के डर के बारे में थी और ये वीडियो उस डर से निकलने का रास्ता है, क्योंकि श्रीधर वेम्बू ने जो सिस्टम बनाया है उसमें कोई रिप्लेसेबल ही नहीं है। और एआई के टाइम में तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो रिप्लेसेबल बनो या फिर जोहो जैसा सिस्टम समझने वाले बनो। तो चलते हैं श्रीधर वेम्बू की जर्नी में, क्योंकि हर लेसन तुम्हारे लाइफ में एक नया डायरेक्शन देने वाला है। तो साल था 1990 और तमिलनाडु के छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्म लेते हैं श्रीधर वेम्बू, जो शुरू से ही जीनियस थे। जेई का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया में 27वीं रैंक आई। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पर मन वहां भी नहीं लगा। उन्होंने बोला ये सरफेस लेवल नहीं, मैं तो मशीन्स बनाना चाहता हूं। तो आईआईटी कंप्लीट किया, फिर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए जहां से उन्होंने पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस में, और वहां भी सेम फीलिंग आई। तो डिसाइड किया खुद से सीखूंगा अब। लाइब्रेरी में इसके बाद वो घुस गए और अपने टर्म्स पे रिसर्च करना शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया। और यही है लेसन नंबर 1 जो आज एआई के टाइम में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। एजुकेशन डिग्री नहीं है, रियल लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड क्यूरियोसिटी है। आज लोग बूट कैंप्स में लाखों लगा देते हैं, पर असली स्किल सेल्फ लर्निंग से आती है, चैट जीपीटी से आती है, प्रोजेक्ट से आती है। डिग्रीज ऑप्शनल आज की डेट में हो गई है और स्किल्स नॉन नेगोशिएबल। अब 1994 में श्रीधर अमेरिका में जॉब कर रहे थे, अच्छा पैकेज था और कंफर्टेबल लाइफ थी। पर उनके भाई कहते हैं कि भाई इंडिया में चलिए कंपनी बनाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, और श्रीधर ने सब कुछ छोड़ दिया। 1996 में चेन्नई के एक छोटे से कमरे में 2 कंप्यूटर, 2 भाई, और शुरू हुई तबाही। पहले प्लान था हार्डवेयर बनाना, मशीन्स बनाएंगे। अपनी सारी सेविंग्स लगा दिया, मशीन बनी नहीं और डिजास्टर हो गया। उस वक्त कोई वीसी नहीं था, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं था, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम भी नहीं था। तो इन्होंने पिवट किया सॉफ्टवेयर्स पे, कम इन्वेस्टमेंट पे फास्ट एग्जीक्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों टेक्निकल जीनियसेस थे, बिजनेस आइडिया इनके पास जीरो था। एक बार इनको एक डील मिलती है $30,000 की। क्लाइंट ने साइन कर दिया, लेकिन बाद में बोला देखो तुम्हारे प्रोडक्ट तो अच्छा था, लेकिन इसके लिए तुम्हारा जो पिच था वो एकदम बेकार था। और यहीं आता है लेसन नंबर 2 जो लोग मिस करते हैं। टेक्निकल एक्सीलेंस एनफ नहीं है, बिजनेस भी चाहिए। तो श्रीधर ने अब क्या किया समझिए, सेल्स एक्सपर्ट हायर किया, 2 साल उसके साथ घूमे और सेल्स सीखा। इसके बाद फाइनेंस एक्सपर्ट लाया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट लाया, हर फंक्शन पे एक्सपर्ट लगा दिए। और जब सब सेट हुआ तब बोला अब स्केल करने का टाइम है। 1998 में एक एग्जीबिशन में सॉफ्टवेयर दिखाया इन्होंने और लाइन लग गई जापानीज कस्टमर्स की। पर क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एचपी, ओरेकल जैसे बड़े प्लेयर्स इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना रहे थे जो बहुत महंगा था, मिलियंस में था। छोटे बिजनेसेस इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जापानीज ने पूछा क्या सेम फीचर्स छोटे स्केल पे सस्ते में बना सकते हो? और यहीं पे मिलता है लेसन नंबर 3 आपको, जो तुम्हारे कैरियर और बिजनेस दोनों में काम आएगा। बड़ी कंपनीज बड़े क्लाइंट को सर्व करती हैं,
तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है कि सर्व द अंडर सर्व, उनकी मदद करिए जिनके मदद के लिए कोई नहीं खड़ा है। आप बिजनेस वहां भी बना सकते हैं। जोहो ने एग्जैक्टली यही किया और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें जोहो का असली बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पहला मास्टर स्ट्रोक सिंपल है, इंडिया में इंजीनियर हायर करो, सस्ता हो जाता है, और यूएसए में बेचो, महंगा मिल जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, श्रीधर ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रिंसटन पीएचडी वाला बंदा कोड लिख रहा था तो आउटपुट वर्ल्ड क्लास तो होना ही था। दूसरा जीनियस मूव था, एक प्रोडक्ट नहीं पूरा इकोसिस्टम। असल में जोहो के पास 45 प्लस प्रोडक्ट हैं, सीआरएम, ईमेल, एचआर, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सब कुछ। मतलब एक कंपनी जोहो में एंट्री करती है तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम सीआरएम लिए, फिर ईमेल लिए, फिर एचआर सॉफ्टवेयर लिए, फिर पूरा स्टैक ही जोहो का बन गया। अब स्विचिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। और देखो ये सेम स्ट्रेटेजी आज ओपन एआई कर रहा है। चैट जीपीटी दिया, फिर डेली दिया, फिर सोरा दिया, फिर कोडेक्स, और पूरा एंटरप्राइज टूल बना दिया। इसी प्रिंसिपल को आप भी सीखिए। एक स्किल नहीं, कंप्लीट सिस्टम बनाना होगा आपको। तीसरी स्ट्रेटेजी समझिए जो फ्रीमियम थी। जोहो ने अपने क्लाइंट को फीचर दिया कि पहले फ्री में यूज करो जितना मर्जी है, 1-2 महीने, अच्छा लगा तब पैसा दो, और एक बार बिजनेस चालू हो गया तो चेंज करना बहुत कॉस्टली होता है। लेसन नंबर 4, हमेशा वैल्यू दो, सेल बाद में करो। लॉक इन ऑटोमेटिकली हो जाता है, यहाँ पे कस्टमर को कभी फोर्स नहीं करना पड़ता है। अब चौथी और सबसे क्रेजी स्ट्रेटेजी इनकी है जीरो मार्केटिंग। हाँ सही सुना, तुमने कभी जोहो का एड देखा है, बिलबोर्ड या टीवी पे कोई कॉमर्शियल देखा है? नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी है। प्रोडक्ट इतना सॉलिड बनाओ कि कस्टमर खुद रेफर करे, वर्ड ऑफ माउथ, चैनल पार्टनर और ऑर्गेनिक ग्रोथ होती जाए। एक कस्टमर आया, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, वो 3 और लेके आएगा। अब पांचवी स्ट्रेटजी है इनकी लो कॉस्ट ऑब्सेशन। समझिए ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर, गुड़गांव नहीं, तमिलनाडु के विलेज टेनासाकी में। अब इसका रेंट क्या आता है? कुछ नहीं। सैलरीज कॉम्पिटिटिव है पर सिलिकॉन वैली जैसा पागलपन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाया, रिजल्ट हुआ कंप्यूटर 100 रुपए जलाता है तो 80 रुपए कमाता है, वहीं जोहो 30 रुपए जलाता है तो 100 रुपए बनाता है। 30% प्रॉफिट मार्जिन इसीलिए आता है। पर हर सक्सेस स्टोरी में एक डिजास्टर जरूर होता है। जोहो के लिए वो था साल 2000। असल में .com बबल उस समय बस्ट होता है। नेस्डेक 5000 से गिर के 1100 पे चला गया। 80% क्लाइंट ओवरनाइट इनके गायब हो गए। अब सोचो तुम्हारे पास 115 एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस 80% गिर चुका है, तो तुम क्या करोगे? नॉर्मल सीईओ तो ले ऑफ करेगा, कॉस्ट कट करेगा, पैनिक करेगा। लेकिन श्रीधर ने एक बंदा भी नहीं निकाला। बोला कि हमारे पास 6 से 12 महीने का कैश है तो रिलैक्स रहो। और एम्प्लॉइज को बोला कि ये साल हमारा R&D का साल है। 115 इंजीनियर्स खाली बैठे थे, मार्केट डाउन था, तो इन्होंने क्या किया? इनोवेशन। उसी टाइम मैनेज इंजन डेवलप किया और आज उनका वही बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है। उसी टाइम क्लाउड सर्विस में जाने का प्लान बनाया और उसी टाइम जोहो एज ए ब्रांड बॉर्न हुआ। जब साल 2001 में मार्केट रिकवर होना शुरू हुआ, जोहो 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और यही है लेसन नंबर 5। जब भी क्राइसिस का समय हो, वही क्राइसिस के समय अपॉर्चुनिटी होती है। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं, आप इनोवेट करिए। ये सेम 2022 कोविड में भी रिपीट हुआ। जब दुनिया भर में लेऑफ चल रही थी, जोहो ने एक बंदा भी नहीं निकाला, उल्टा फ्री फूड, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन भी दिया। इसलिए जहां इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट करीब 20 से 25% है, वहीं जोहो में सिर्फ 7%। अब सवाल है कि 2700 करोड़ जैसे बड़े प्रॉफिट के साथ श्रीधर वेम्बू करते क्या है? क्या उनके पास प्राइवेट जेट है? नहीं। लग्जरी पेंटहाउस है? नहीं। फरारी तो होगी? नहीं, वो भी नहीं है। असल में ये गांव में रहते हैं। किसी ने इनसे पूछा कि सर आप प्राइवेट जेट क्यों नहीं लेते हैं? तो इन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर प्लांट में 20 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किया है और वही मेरा प्राइवेट जेट है। और सबसे रिवोल्यूशनरी चीज जोहो यूनिवर्सिटी, जो कि 2004 में शुरू किया इन्होंने, जहां 12वीं पास स्टूडेंट को ये हायर करते हैं और 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। कोडिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल और रियल प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है, जिसमें 10,000 स्टाइपेंड भी देते हैं। और सुनो, जोहो के 11,000 एम्प्लॉइज में से 1500 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। 15% इंजीनियर 12th पास के बाद सीधे आए हैं कोड सीख के और आज का काम कर रहे हैं। गार्ड भी IT डिपार्टमेंट में काम करता है और यही वैलिडेट करता है कि टैलेंट डिग्री से नहीं, स्किल से आती है।
और आज तुम चैट जीपीटी और क्लॉड से एंटरप्राइज लेवल कोड सीख सकते हो। डिग्री ऑप्शनल हो चुकी है असल में। आज स्किल्स जरूरी हैं। देखो, एक छोटा सा बिजनेस ओनर सोचो, उसका अकाउंटेंट उससे कहता है कि सॉफ्टवेयर के लिए 50,000 रुपए चाहिए और जोहो बुक्स कहता है कि ये हम 2,000 में कर देंगे। डिसीजन सिर्फ पैसों का यहाँ नहीं है, प्रैक्टिकल सर्वाइवल का होता है। और यही जोहो समझता है। स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करना, उन्हें अफोर्डेबल टूल्स देना ताकि वो बड़े कंपनी से compete कर सकें। ये एम्पैथी नहीं, स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब छोटी कंपनी तुम्हारा कस्टमर बनती है और वो बड़ी होती है तो तुम्हारे साथ ही बड़ी होती है। इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो श्रीधर वेम्बू और जोहो से आपने क्या सीखा? 5 नॉन नेगोशिएबल रूल्स जिन पे ये पूरा एम्पायर असल में खड़ा है। सबसे पहला था सेल्फ लर्निंग। डिग्री से ज्यादा पावरफुल असल में होती है। इन्हें प्रिंसटन बोरिंग लगा तो ये खुद लाइब्रेरी पहुंच गए सीखने। दूसरा, टेक्निकल प्लस बिजनेस दोनों स्किल आज चाहिए। सिर्फ कोडर बनना एनफ नहीं है, सेल्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट सब आपको समझना होगा। तीसरा, सर्व द अंडरसर्व्ड। बड़े बिजनेसेस को बड़े क्लाइंट देखते हैं और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है स्मॉल बिजनेसेस, और यही जोहो ने किया। चौथी स्ट्रेटजी, आज सभी फंडिंग के लिए पागल है लेकिन ये कंपनी बूटस्ट्रैप ग्रो किया। इसीलिए बूटस्ट्रैप ग्रोथ हमेशा फंडिंग से बेटर है। जीरो इन्वेस्टर्स मतलब आपके डिसीजन खुद आप लेंगे। अपने टाइमलाइन से आप अपना एम्पायर बना सकते हैं। और पांचवा, जब क्राइसिस होता है वही टाइम इनोवेशन का होता है। 2000 के क्रैश में इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया असली, और कोविड में एम्प्लॉइज को भी सपोर्ट दिया। लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट ये मेंटेन करते हैं। जोहो ने इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े क्लाइंट्स को छोड़ के छोटे बिजनेसेस पर फोकस किया, लॉन्ग टर्म गेम खेला और शॉर्ट टर्म हाइप को इग्नोर किया। इसीलिए आज ये कंपनी स्टेबल खड़ी है और आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज में केओस देख रहे हैं एआई के आने के बाद। तो बड़ा सवाल है अब इनका फ्यूचर क्या है। तो श्रीधर का टारगेट है इंडिया से रेवेन्यू 25 से 30% तक ले जाने का। मतलब अभी ये कंपनी इंडिया से 15% तक रेवेन्यू बनाती है और कंपनी इसे स्केल करना चाहती है क्योंकि इंडिया में 65 मिलियन एसएमईज हैं। सबको सॉफ्टवेयर चाहिए, सस्ता चाहिए। और जोहो का प्लान है कि अगले 5,000 एम्प्लॉइज वो विलेजेस से हायर करेंगे। उनका ये भी कहना है कि सेमीकंडक्टर में 20 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बच सकें। अब जब सभी कोई एआई, क्रिप्टो और वेब3 पे भाग रहे हैं, उस समय ये बंदा सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। तो क्या ये ओल्ड स्कूल है या एक विजनरी लीडर है, ये तो समय बताएगा। तो दोस्तों, एक तरफ है जोहो का प्रोडक्ट मॉडल और दूसरी तरफ टीसीएस इन्फोसिस का सर्विस मॉडल, जो एआई एरा आते ही हवा बनता जा रहा है। और इसीलिए अगले 2 साल में अगर आपने एआई नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप भी मार्केट में इररेलेवेंट बन जाओगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। टीसीएस वाली वीडियो के एंड में हमने फॉर्म में पूछा था आपसे, जिसमें 90% से ज्यादा लोगों का कहना है कि वो अगले 6 महीने एआई सीखना चाहते हैं। मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी खुद समझ रही है कि टाइम आ गया है एआई सीखने का। तो हम एक फ्री एआई सीरीज प्लान कर रहे हैं। लेमैन टर्म्स में बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे, कोई जार्गन नहीं। नो कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ रियल स्किल जो कल से आपके काम आ सकें। और अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिर से हमने दिया है। 8 सवाल होंगे जिसको आप 2 मिनट के अंदर भर सकते हैं। अपना नाम लिखिए और बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं। हम आपके इनपुट के हिसाब से ये बिल्ड कर रहे हैं। आपके लिए आपकी जैसी जरूरत है उसी हिसाब से, क्योंकि श्रीधर वेम्बू ने पहले सुना था और फिर उन्होंने बनाया, और देखो क्या बना दिया मार्केट में। और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी तो शेयर जरूर करिए। जितने ज्यादा लोग प्रिपेयर्ड होंगे उतना स्ट्रॉन्ग इंडिया का मिडिल क्लास होगा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सीरीज सिर्फ आपके लिए आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। जय हिंद।